नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स में पहले नंबर पे आर्टरी की बात करते हैं। आर्टरी क्या चीज है? आर्टरी एक ब्लड वेसल है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो दोस blood vessels which distribute oxygenated blood in all part of the body, in all parts of the body। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि those blood vessel which carry blood away from heart except pulmonary artery, so that's called artery। Artery are those blood vessels which distribute oxygenated blood, या artery are those blood vessels which carry blood away from the heart except pulmonary artery। pulmonary artery कौन सी artery है? ये जो है ये blood को the artery which carry deoxygenated blood, which carry deoxygenated blood from right atrium to the lungs for oxygenation, that is called as pulmonary artery। आर्टरी जो है वो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है राइट वेंट्रिकल से लंग्स की। सो दैट्स नॉट आर्ट्रियम, दैट्स अ वेंट्रिकल। अच्छा, दूसरी बात अगर हम आर्टरी की बात कर लें, सो लार्जेस्ट आर्टरी हमारे साथ क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी हमारे साथ एयोर्टा है। लार्जेस्ट आर्टरी एयोर्टा है जो कि 23 मिलीमीटर जो है इसका डायमीटर होता है। 23 मिलीमीटर जो है आर्टरी का एयोर्टा का जो है वो डायमीटर होता है। आर्टरी की दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें वॉल नहीं होते, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी और बेस ऑफ एयोर्टा। एक्सेप्शनल केसेस पाए जाते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा बेस ऑफ एयोर्टा। अच्छा, दूसरी अहम बात जो है आर्टरी के हवाले से वो ये है कि इसके अंदर जो है ये ब्लड की जो फ्लो है, रफ्तार है, वो यहाँ पे हाई है। सो ब्लड की जो स्पीड है यहाँ पे 400 to 500 मिलीमीटर पर सेकेंड जो है इसकी रफ्तार है। आर्टरी के अंदर बाकायदा पल्सेस को डिटेक्ट किया जा सकता है, पल्सेस कैन बी डिटेक्टेड, पल्सेस जो है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, पल्सेस जो है उसको यहाँ पे डिटेक्ट किया जा सकता है। और आर्टरी जो है ये थिक होती है एज कंपेयर टू वेन्स के। सो आर्टरी आर थिकर इन वेन। और इसके अलावा जो है यहाँ पल्सेस वगैरह भी यहाँ पे ये डिटेक्ट किए जा सकते हैं। अब अगर हम आर्टरी की बात कर लें तो सबसे लार्जेस्ट आयोर्टा, फिर उसके बाद आर्टरी, फिर उसके बाद आर्टरियोल्स, उसके बाद जो है फिर कैपिलरी स्टार्ट होती है। आयोर्टा की जब हमने बात की तो वो 23 मिलीमीटर का डायमीटर होता है। अगर हम आर्टरी की बात करें तो आर्टरी 0.1 to 100 मिलीमीटर होता है, 0.1 to 100 मिलीमीटर का डायमीटर होता है। लेकिन अगर हम आर्टरियोल्स की बात करें तो 3 मिलीमीटर to 10 माइक्रोमीटर तक 3 मिलीमीटर टू 10 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर होता है। ये आर्टरीज की बात है।
इसमें एक और अहम बात जो है आर्ट्रियोल्स के हवाले से कि इन्हीं आर्ट्रियोल्स के जरिए से यहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रैक्शन, इसके जरिए से वेजो कॉन्स्ट्रैक्शन और वेजो डायलेशन प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। वेजो कंस्ट्रक्शंस का प्रोसेस सर्दियों में होता है। सर्दियों में जो है ये यहाँ जो पोर्स होते हैं ये स्किन में इसको ब्लॉक किया जाता है ताकि हीट लॉस ना हो, और वेजो डायलेशंस के अंदर पोर्स को ओपन किया जाता है ताकि हीट जो है उसको लॉस किया जा सके। तो वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेशंस की बात हो जाए तो वेजो याद रखिए कंस्ट्रक्शन नॉरएपिनेफ्रिन, वेजो कंस्ट्रक्शन जो है ये नॉरएपिनेफ्रिन और दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और नॉरएपिनेफ्रिन कंट्रोल करता है। जबकि वेजो डायलेशंस का प्रोसेस जो है ये किनीन, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन और इनके अलावा हिस्टामिन, ये जो है ये प्रोसेस वेजो डायलेशन का प्रोसेस ये जो है ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब इसके बाद जो है दूसरी बात हम इस पे आते हैं, आर्टरीज के बाद जो है फिर आर्ट्रियोल्स और आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज। कैपिलरीज भी ब्लड वेसल्स हैं और ये एक कनेक्शंस हैं आर्टरीज और वेन को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ये एक दूसरे के साथ कनेक्शंस हैं। कैपिलरीज की अगर बात हो जाए तो कैपिलरीज जो है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स, ये इनके दरमियान जो है वो कनेक्शंस होता है। सो अब कैपिलरीज का डायमीटर जो है 7 to 9 माइक्रोमीटर होता है और कैपिलरीज जो है यहाँ पे सिंगल रेड ब्लड सेल्स कैन पास, वो इसीलिए क्योंकि एक रेड ब्लड सेल जो है इसका डायमीटर 7.5 माइक्रोमीटर होता है, तो इस वजह से इसमें एक एक रेड ब्लड सेल आसानी से गुजर सकता है। कैपिलरीज जो है ये चूंकि 2 लेयर्स से बने होते हैं और इसमें पल्स नहीं डिटेक्ट किया जा सकता, नो पल्स इसमें डिटेक्ट नहीं हो सकती। हाँ, कैपिलरीज जो है जिस वक्त स्टार्ट होती है यहाँ पे प्री कैपिलरी स्फिंक्टर पाया जाता है। ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो है ये असल में वाल्व होते हैं जो कि ब्लड को अलाउ करते हैं वन डायरेक्शनल्स, ताकि वो फ्लो जो है वो उसको मेंटेन किया जा सके। और उसके बाद जो है फिर वेन कौन से ब्लड वेसल्स हैं? दीज आर द ब्लड वेसल्स which carry deoxygenated blood. Deoxygenated blood. Exceptional cases are except pulmonary vein. तो पल्मोनरी वेन कौन सा वेन है? which carry oxygenated blood. Which carry oxygenated blood from lungs to left atriums. हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, या ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती है। कौन सा ब्लड? वो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से इसको कलेक्ट किया जाता है। 8 to 100 माइक्रोमीटर जो है इसका डायमीटर होता है। वेन जो है इसका डायमीटर 8 to 100 माइक्रोमीटर होता है और लार्जेस्ट वेन जो है वो वीना केवा है। वीना केवा में 2 है, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। तो इंफीरियर वेना केवा जो है वो सबसे लार्जेस्ट वेन डिक्लेयर किया गया जा चुका है। दूसरी बात जो है वेन जो है इसमें याद रखें मोस्ट ऑफ द
मोस्ट ऑफ द ब्लड वॉल्यूम पाया जाता है। ज़्यादातर ब्लड जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो वेन के अंदर पाया जाता है। अगर हम एक पॉइंट्स कुछ एक्स्ट्रा इस कैपिलरीज के बारे में याद करें तो कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज इसमें ये भी याद रहे कि कैपिलरी जो है ये अराउंड अबाउट 60,000 माइल जो है, ये अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो ये इतना एरिया, इतना लेंथ कवर कर सकती हैं, जो कि कम से कम 8 to 1000 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर सकती हैं। 8 to 1000 मीटर स्क्वायर कितना होता है, कम से कम 3 टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। 3 टेनिस कोर्ट के बराबर जो है ये इतना एरिया होता है जो कि ये कवर कर सकते हैं। और मेजॉरिटी जो है वो आपका ब्लड जो है उसका वॉल्यूम वो वेन में पाया जाता है। और वेन जो है उसमें एक चीज ये भी याद रखें कि इसमें ब्लड की जो फ्लो है, रफ्तार है, वो इंतहाई स्लो है। इस वजह से यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो इंतहाई ही लो है, ब्लड प्रेशर यहाँ का इंतहाई ही कम होता है। और इसके अलावा वेन जो है वो लेस इलास्टिक होते हैं, आर्टरी जो है वो मोर इलास्टिक होती है। आर्टरी और वेन में अगर हम बात कर ले तो आर्टरी जो है ये मोर इलास्टिक है, दूसरा ये हमारे पास लेस इलास्टिक है। और अगर हम यहाँ पे ब्लड का प्रेशर देख ले तो यहाँ पे एवरेज 2 मिलीमीटर पाया जाता है, लेकिन आर्टरी के अंदर जो है वो 100 मिलीमीटर पाया जाता है। इसके अलावा जो एक और डिफरेंस है वो इसकी मिडिल लेयर्स पे होती है। तो मिडिल लेयर जो है वो इसकी यहाँ पे थिक होती है और मिडिल लेयर यहाँ पे थिन होती है। ये मिडिल लेयर क्या चीज़ है, जो भी हमारे पास ब्लड वेसल्स है वो 3 लेयर से बना होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा से ये बना होता है। कोई भी ब्लड वेसल अगर हम इसकी बात करें तो 3 लेयर से बनी होती है। एक है ट्यूनिका एक्सटर्ना, दूसरी लेयर है ट्यूनिका मीडिया और तीसरी लेयर होती है ट्यूनिका इंटरना। इस ट्यूनिका इंटरना को इंटीमा भी कहा जाता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना किस चीज से बना है, अरियोलर टिश्यू और इलास्टिक फाइबर से। अरियोलर टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं, वो टिश्यू जिसके अंदर स्पेसेस पाए जाते हैं उनको अरियोलर टिश्यू कहा जाता है। जबकि ट्यूनिका मीडिया जो है ये बना होता है इलास्टिक फाइबर से, स्मूथ मसल से, और ये स्मूथ मसल जो है ये सर्कुलर होते हैं। सो सर्कुलर मसल से ये बने होते हैं। जबकि ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना ये बना होता है अरियोलर टिश्यू से और स्क्वेमियस एपिथेलियम से ये बना होता है। सो कोई भी लार्जेस्ट ब्लड वेसल जस्ट लाइक वेना केवा ले लें, आयोर्टा ले लें, सो उसमें ये तीनों लेयर पाए जाती हैं। लेकिन जो हमारे पास कैपिलरीज होती हैं या जो बाकी जो स्मॉलेस्ट होती हैं उसमें 2 लेयर या 1 लेयर पाई जाती है। इन तीनों लेयर्स जो है ये मिलके इसमें जो है ये अंदर ब्लड की सर्कुलेशन होती है। सो ब्लड जो है, चूंकि ह्यूमंस के अंदर ब्लड सर्कुलरिटी सिस्टम क्लोज्ड सर्कुलरिटी सिस्टम है जिससे ब्लड जो है वो बाहर नहीं आता और इसी ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो सर्कुलेशन कर रहा होता है। चूंकि अब अगर इन केस ऐसी ब्लड वेसल है जिस पे तीनों लेयर पाए जाती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना भी है, ट्यूनिका मीडिया भी है, ट्यूनिका इंटीमा भी है, तो यहाँ पे चूंकि ब्लड वेसल खुद भी सेल से बने होते हैं,
उनको भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो यहाँ डिफ्यूजन के प्रोसेस से यहाँ कुछ हद तक जो है वो पेनिट्रेट हो सकते हैं, यहाँ तक इनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल सकती हैं। लेकिन जो आउटर लेयर है वहाँ तक जो है फिर इनकी न्यूट्रिएंट्स या इनकी नरिशमेंट्स का मसला होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये ऑलरेडी एक ब्लड वेसल है, इसी ही ब्लड वेसल से एक दूसरी वेसल, छोटी सी वेसल बन जाती है, वो इसके बाहर वाले लेयर तक जो है कनेक्शंस होती है। इसको इस वेसल्स के जरिए से जो है न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर किया जाता है। तो यहाँ तक जो है उसको न्यूट्रिएंट्स पहुँचता है। इस वेसल को हम क्या कहते हैं, वेसल्स ऑफ द वेसल्स। वेसल ऑफ द वेसल या इसको कहा जाता है वासा वेसोरम। वेसल ऑफ द वेसल या वासा वेसोरम, इसके जरिए से इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लड वेसल जो है हमारी बॉडी के अंदर, ये असल में वेसल है, ये डक्ट है, ये ट्यूब है जिसके जरिए से ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसमें आर्टरी वो ब्लड वेसल है जिसके जरिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी के अंदर, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, जिसके जरिए से हमारी जो राइट वेंट्रिकल है इससे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स तक पहुंचता है। और वेन वो ब्लड वेसल है जिसके जरिए से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से कलेक्ट करते हैं और उनको वो राइट ऑरिकल में डालती हैं, सिवाय पल्मोनरी वेन के जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हमारी लेफ्ट ऑरिकल्स में लेके आती हैं। आर्टरी पे उसके बाद आर्ट्रियोल्स, लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो आयोर्टा है और लार्जेस्ट वेन जो है वो वीना केवा है, उसमें इन्फीरियर वेना केवा। इन दरमियान जो है वो फिर कैपिलरीज पाई जाती है। जो भी लार्जेस्ट आर्टरी या वेन है उनकी 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। ये तीनों जो है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और ब्लड इनसाइड ही रहता है। दूसरे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पाथ ऑफ द ब्लड थ्रू पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्किट। पाथ ऑफ द ब्लड, पाथ ऑफ द ब्लड थ्रू pulmonary and systemic circuit। systemic circuit, हमारा हार्ट जो है वो डबल सर्किट हार्ट है। हमारा हार्ट जो है वो डबल सर्किट हार्ट है। डबल सर्किट हार्ट किस तरह है, यू कंसिडर कर लेते हैं कि ये ह्यूमन हार्ट है। अब यहां पे ये बॉडी हो गई और ये लंग्स हो गए। तो हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, किस चीज के जरिए से, वेना केवा के जरिए से, हार्ट में आता है। हार्ट जो है राइट ऑरिकल उसको रिसीव करता है, वहां से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से उसको लंग्स में भिजवाया जाता है, किस चीज के जरिए से, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से। पल्मोनरी आर्टरी इज द आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब वहां से ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है तो इसको पल्मोनरी वेन के जरिए से वापस लेफ्ट में ऑरिकल में लाया जाता है। फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको आयोर्टा के जरिए से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक सर्किट जो है वो बॉडी का हार्ट के साथ हुआ, इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्किट। और एक सर्किट जो है वो हार्ट का लंग्स के साथ हुआ, इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्किट। तो इसी वजह से ह्यूमन में डबल सर्किट हार्ट पाया जाता है। सो
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव और डिस्ट्रीब्यूट करना, डिऑक्सीजन ब्लड को रिसीव और लंग्स तक भिजवाना होता है। ये दो सर्किट होते हैं, उसमें फिर उसकी डिफरेंट वेसल निकले होते हैं। कैरोटिड आर्टरी वो आर्टरी है जो हमारी ब्रेन तक जो है वो ब्लड लेके आती है। जिजुलर आर्टरी जो है वो हमारी जो नेक एरिया है यहाँ तक ब्लड लेके आती है। और इसी तरह जो है इसमें डिफरेंट्स जो है एलियक आर्टरी और ये सारी जो है डिफरेंट आर्टरीज पाए जाते हैं। यहाँ पे जो कैपिलरीज है उनका फायदे क्या होता है, वहाँ पे ब्लड एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स आपस में एक्सचेंज होती हैं एक दूसरे के साथ। और कैपिलरीज का मेन रोल क्या होता है, चूंकि ये बॉडी के अंदर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। न्यूट्रिएंट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हर जगह पे उसकी महसूस स्पीड होती है। अगर हम हार्ट के बेसिस पे बात कर लें तो हार्ट जो है उसको ब्लड की रफ्तार रेस्ट कंडीशन में 250 मिलीलीटर होती है। एक्सरसाइज के टाइम पे रफ्तार ज़्यादा हो जाती है, 750 मिलीलीटर पर मिनट आती है। किडनी में 1200 मिलीलीटर पर मिनट है, एक्सरसाइज में 600 मिलीलीटर पर मिनट होता है, रफ्तार ड्रॉप होती है। स्केलेटल मसल जो है 1000 मिलीलीटर है और 12,500 जो है एक्सरसाइज के टाइम पे ब्लड पहुंचता है। स्किन जो है 400 होता है रेस्ट कंडीशन में, जबकि एक्सरसाइज में जो है उसकी रफ्तार ज़्यादा हो जाती है और वहाँ तक 1900 मिलीलीटर ब्लड पहुँचता है। विसरस जो होता है 1400 एक्सरसाइज रेस्ट कंडीशन में और 400 जो है वो रेस्ट कंडीशन में ब्लड जाता है। ब्रेन को कांस्टेंट सप्लाई जाती है 750 मिलीलीटर ये पर मिनट रफ्तार से, उसको कांस्टेंट चाहे वो रिस्ट में है वो एक्सरसाइज में है। और बाकी बॉडी पार्ट जो है वो 600 रिस्ट में होता है, एक्सरसाइज के दौरान 400 होता है। तो ये जो है हमारे साथ ब्लड की टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। अब आते हैं ब्लड प्रेशर क्या चीज है, बीपी। बीपी कहते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। इसको बीपी अपैरेटस से हम मालूम करते हैं, इसको स्फिग्मोमानोमीटर कहते हैं। जब हम एक बीपी अपैरेटस लेते हैं तो हम एक कफसा होता है जो हम यहाँ पे बांध लेते हैं ताकि रेडियल यहाँ पे जो आर्टरी है उसकी ब्लड सप्लाई को रोका जाता है। इसके साथ जो स्टेथोस्कोप हम रख लेते हैं, कानों में रख लेते हैं ताकि हम आवाज़ को सुन सके। जब हम एयर इसमें डालते हैं तो उसके बाद इसकी पहले साउंड आती है, उस वक्त वो मर्क्यूरी जो है वो ऊपर जा रही होती है। सो मर्क्यूरी ऊपर जाते वक्त और हम उसको गौर से सुन रहे होते हैं साउंड को और मर्क्यूरी पे नज़र रखा होता है, तो उस वक्त फर्स्ट एक आवाज़ आती है, टक की आवाज़ आती है, तो उस वक्त वो मर्क्यूरी 120 वैल्यू पे होती है। दोबारा हम जब एयर निकालते हैं तो सेकंड साउंड हम सुन लेते हैं, तो उस वक्त वैल्यू जो है वो 80 पे होती है। तो 120/80 ये नॉर्मल बीपी है, ब्लड प्रेशर है नॉर्मल बंदे का। हाँ, ये ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज या डिक्रीज आ सकता है, उसका इसकी खुराक के साथ, एज के साथ, जेंडर में भी डिफरेंसेस आती है। नॉर्मली अगर ब्लड प्रेशर देखा जाए तो वीना केवा में ब्लड प्रेशर 0 है, वेन में 10 है, वेन्यूल में 20 है, कैपिलरीज में 40 होता है, नॉर्मल 120/80। इस ब्लड प्रेशर के लिए आपकी बॉडी में बैरो रिसेप्टर पाए जाते हैं। बैरो रिसेप्टर दो किस्म के हैं, एक होता है इसके अंदर लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर और एक होता है हाई प्रेशर बैरो रिसेप्टर। इसमें जो लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर है वो आपकी ब्लड वॉल्यूम के लिए पाए जाते हैं, जो कि हाई प्रेशर बैरो रिसेप्टर जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए पाए जाते हैं। मीन्स कि आपकी जो बॉडी है उसमें जितनी भी रेडियल्स फॉर्म ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर जो है उसकी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है। सो कुछ ऐसे बैरो रिसेप्टर्स जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ये चूंकि एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर का काम क्या होता है, ये रिसीव करना होता है सिग्नल्स को, और
इसको फिर रेगुलेट करने के लिए लो प्रेशर बेरोरेसेप्टर के लिए एडीएच पाए जाते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। सो वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और इससे उसका वैल्यू जो है वो बरकरार किया जा सकता है। जबकि जो हाई प्रेशर बेरोरेसेप्टर्स है उसका मेन काम जो है वो फिर रेनिन की वजह से इसके ब्लड प्रेशर्स को रेगुलेट किया जाता है ताकि ब्लड प्रेशर जो है उस पर असर ना पड़ सके। सो बेरोरेसेप्टर का मेन काम जो है, चूंकि एज अ टाइप ऑफ रिसेप्टर्स है और ये रिसेप्टर जो है हमारी बॉडी में प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए पाए जाते हैं। अब आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम पे बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये ओपन सर्कुलैरिटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलैरिटी सिस्टम है। इसी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर स्प्लीन है, टॉन्सिल्स है, एडिनाइड्स है, लेक्टील है, थाइमस ग्लैंड है, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। हम यूं कंसिडर करते हैं कि ये हमारे साथ आर्टरी है, आर्टरी जो है वो डिवाइड और रीडिवाइड होती है, आर्टरियोल्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद जो है कैपिलरीज बन जाती हैं। ये हमारे साथ आर्टरी, ये हो गया आर्टरियोल्स, ये हो गया कैपिलरीज, ये हो गया वेन्यूल्स और ये हो गया वेन। आर्टरी जो है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपके ज़हन में याद होना चाहिए कि इसके अंदर जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है और साथ ही साथ में इसके अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है, इस वजह से इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा गया है। और यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसमें चूंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब जब ये आर्टरी से ब्लड आर्टरियोल्स में जाएगा और आर्टरियोल से जब ये ब्लड कैपिलरीज में जाएगा तो कैपिलरीज असल में वो जगह होती है जहाँ पे कोई टिश्यूज वगैरह होती हैं, तो ये उन टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और उन टिश्यूज को यहाँ पे कुछ मटेरियल जो है फूड न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो वहाँ से निकलती है और ताकि आपके टिश्यूज को जो है वो नरिश किया जा सके। सो यहाँ पे कैपिलरीज के अंदर जो है एक्सचेंज होता है, मटेरियल जो है यहाँ पे एक्सचेंज किया जाता है। सो ये एरिया जो है ये एरिया हमारे जो कैपिलरीज की बात हो रही है, कैपिलरीज यहाँ पे टिश्यू या आर्गन पाए जाते हैं, मीन कि यहाँ से कुछ फ्लूइड जो है वो निकलता है और वो फ्लूइड बाद में दोबारा एंटर होता है। लेकिन कुछ ऐसा फ्लूइड जब ये न्यूट्रिएंट्स या ये फ्लूइड सिवाय ब्लड सेल्स के और मोस्टली रेड ब्लड सेल्स, चूंकि इनकी जो पोर्स हैं वो इंतहाई माइन्यूट साइज के होते हैं, तो इनसे रेड ब्लड सेल जो है वो बाहर नहीं आ सकती, बाकी फ्लूइड जो है वो बाहर आ जाता है ताकि आपके टिश्यूज को वो लुब्रिकेट कर सके, उसकी नरिशमेंट कर सके, उनके लिए ये फ्लूइड जो है वो बाहर आता है। अब इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? इस फ्लूइड को नाम दिया गया है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल
इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन गया। अगर ये फ्लूइड कुछ रीजन की वजह से वापस ब्लड वेसल्स में एंटर नहीं हो सकता, तो एंटर ना होने के बाद जो है एक दूसरा डक्ट होता है, वो उसी ही के अंदर ये फ्लूइड जाके एंटर हो जाएगा। जब वहां पे एंटर होता है तो इससे लिम्फ बन जाता है। सो इस तरीके कार से ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बन जाएगा। सो लिम्फेटिक सिस्टम चूंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, इस वजह से कुछ फ्लूइड जो है वो बाहर आ रहा था और टिश्यूज के अंदर जो है वो इसकी लुब्रिकेशन का रहा था, सर्कुलेशन का रहा था। फर्स्ट लिम्फेटिक डक्ट की अगर बात हो जाए तो फर्स्ट लिम्फेटिक डक्ट को उलियस रुडबैक ने डिस्कवर किया था। उलियस रुडबैक ने इसको लीवर से डिस्कवर किया था। बाद में थॉमस बार्थोलिन ने कहा कि ये जो है ये तो पूरी बॉडी के अंदर इस तरह एक सिस्टम होता है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम का नाम दिया गया है, जिसमें कुछ फ्लूइड जो कि ब्लड से बाहर आता है वो ब्लड वेसल के अंदर नहीं एंटर हो सकता, तो वो एक अलग चैनल में चला जाता है और जिसकी वजह से लिम्फेटिक सिस्टम बन जाता है। सो इसी तरीके कार से नॉर्मल सर्कुलेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन ये जो अभी लिम्फ बना, लिम्फेटिक सिस्टम बना, ये बाद में दोबारा ब्लड के साथ मिक्स भी होता है। इसी लिम्फेटिक सिस्टम में टोटल जो है 100 लिम्फ नोड आपके नेक रीजन में पाए जाते हैं। ये कलेक्टिंग पॉइंट है। लिम्फेटिक सिस्टम का मेन काम क्या है? डिफेंस के साथ डिफेंस आपकी बॉडी कर रहा है। आपकी टिश्यूज के अंदर अगर कोई ऐसा एक्सक्रीटा, वेस्ट, टॉक्सिक या जितनी भी कंटामिनेशन हुई है उनको वहां से वो कलेक्ट करता है। 6 जगहों पे लिम्फेटिक नोड जो है वो ज्यादा एबंडेंट है, जिसमें सर्विकल एक्सिलरी, जिसमें सर्विकल रीजन आता है, जिसमें एक्सिलरी रीजन आता है, एक्सिलरी रीजन जिसमें इंग्विनल रीजन आता है, इंग्विनल रीजन्स। ये एक्सिलरी सर्विकल रीजन कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन जो है गर्दन का, ये सर्विकल रीजन जहां पे सर्विकल वर्टिब्रा पाया जाता है उसको सर्विकल रीजन्स कहते हैं। ये एक्सिलरी रीजन हुआ और ये इंग्विनल रीजन हुआ। सो यहां से जो है वो कलेक्शंस करते हैं। उसके बाद जो है पल्विक रीजन्स, ये जगह से पल्विक रीजन्स हुआ, पल्विक एरिया से कलेक्शंस कर रहे हैं। उसके बाद जो है फिर थोरेसिक रीजन्स हुआ, और एब्डोमिनल रीजन्स हुआ। इन 6 जगहों पे जो है ये डिफरेंट टाइप्स के लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं जो कि वहां से कलेक्शंस करते हैं। इनमें ये जो थोरेसिक रीजन है, यहाँ पे 6 बड़े बड़े ट्रंक पाए जाते हैं, और जो ट्रंक, जो डक्ट जहां से निकला होता है उसी के बेसिस पे हम उसको नाम दे रहे हैं। जस्ट लाइक इंटेस्टिनल ट्रंक, just like lumbar trunk, just like jugular trunk, just like bronchiomediastinal trunk। डिफरेंट ट्रंक है, इंटेस्टिनल ट्रंक हुआ, इंटरकोस्टल ट्रंक हुआ, इंटरकोस्टल ट्रंक हुआ, इंटेस्टिनल ट्रंक हुआ, इंटेस्टिनल ट्रंक हुआ, लंबर ट्रंक हुआ, इंटरकोस्टल ट्रंक हुआ, ब्रोंकोमेडिसिनल ट्रंक हुआ, सब क्लेवियन ट्रंक, सब क्लेवियन ट्रंक। सो ये डिफरेंट टाइप्स की ट्रंक है। ये ट्रंक कंबाइन होते हैं, 2 डक्ट बना लेते हैं। एक हमारे पास है थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट,
और एक है राइट लिम्फेटिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट। फिर इनका ये सारा जो सिस्टम है वो दोबारा ये दो डक्ट मिलके इनसे सब क्लेवियन वेन बन जाएगा, फिर वो वीना केवा के साथ मिक्स हो जाएगा, वीना केवा के साथ मिक्स हो जाता है। मीन कि फाइनली यही फ्लूइड, यही लिम्फ जो है वापस उस ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। इस लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, जस्ट लाइक मेटास्टासिस, एक कंडीशन हम पढ़ते हैं। मेटास्टासिस कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ कैंसरियस सेल्स, स्प्रेडिंग ऑफ कैंसरियस सेल इज कॉल्ड मेटास्टासिस। एक दूसरा हम पढ़ते हैं हॉकिंस डिजीज। हॉकिंस डिजीज क्या है? हॉकिंस डिजीज जो है जब लिम्फ नोड में इन्फेक्शंस हो जाए, सो इन्फेक्शन ऑफ लिम्फ नोड दैट इज कॉल्ड इज हॉकिंस डिजीज। प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगर लिम्फेटिक सिस्टम्स की अगर बात कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस की, तो प्रॉब्लम भी आ सकती है लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फेटिक सिस्टम जो है इसका लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्प्लीन है, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ द रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ये पूरी बॉडी से टिश्यू से गंद को, एक्सक्रीटा को कलेक्ट करता है स्प्लीन, स्प्लीन से फिर बाद में लीवर में, और लीवर में गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से फीसेस के साथ जो है बॉडी से इसको रिमूव किया जाता है। सो इसमें इन्फेक्शंस आती हैं, लेकिन चूंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, जो कि किडनी की तरह एक फिल्ट्रेशन कर रहा है, टिश्यू से आपकी बॉडी के अंदर जो है उसको वेस्ट को इकट्ठा किया जा रहा है। और 1652 में पहली दफ़ा ओलियस रोडबैक ने लीवर में इसको डक्ट को डिस्कवर किया था, लेकिन बाद में जो है फिर 1702 में पूरी बॉडी के अंदर जो है थॉमस बार्थोलिन ने इसकी कन्फर्मेशंस की थी, तो पूरी बॉडी के अंदर ये लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है। इसमें थाइमस ग्लैंड जो है, यहाँ इसका इंपॉर्टेंट रील ये होता है कि ये चूँकि टी सेल्स की मैच्योरेशंस करती है, जो टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है थ्रोम्बस के बारे में। थ्रोम्बस, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, ये क्या चीज़ है? तो पहले बात हम करते हैं थ्रोम्बस। ये थ्रोम्बस वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया? थ्रोम्बस का वर्ड असल में ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट, जब ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाए इसको थ्रोम्बस कहते हैं। ब्लड क्यों क्लॉट होता है, इसकी क्या वजह है, उसके कई फैक्टर हो सकती है, लेकिन एक दूसरा टर्म हम इस्तेमाल करते हैं थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या चीज़ है? जब ये ब्लड क्लॉट जो है किसी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर दे। ब्लड क्लॉट जो है या एम्बोलाई, ये क्या करती है? ब्लॉक ब्लड वेसल्स, ब्लॉक ब्लड वेसल, फिर इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। तो अब ये एम्बोली जो है ये एम्बोलिज्म से निकला है। एम्बोलिज्म्स का टर्म जो है ये बेसिकली यूज किया था रोडोल्फ कार्ल वेरोको ने। रोडोल्फ कार्ल वेरोको ने 1848 में ये वर्ड यूज किया था कि अगर इन केस any detached blood clot या solid, liquid या gaseous particle circulating in the blood, that is called is embolisms. So अब let's suppose हम ये कंसिडर करते हैं कि ये एक ब्लड वेसल है। So इसकी कई ब्रांचेस निकली हुई हैं
और ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ब्लड जो है सर्कुलेशन कर रहा है इसके जरिए से। सो इसके अंदर जो है ये ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, इसके अंदर जो है ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है। सो ये आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल ब्लड की सप्लाई हो रही है। अब अगर किसी रीजन की वजह से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हुआ या इनके अलावा कोई अदर फॉरेन पार्टिकल्स या इनके अलावा टिश्यू डैमेज हो गया है, तो वो पार्टिकुलेट जो है वो आपके ब्लड के अंदर जो है फ्रीली सर्कुलेशन करेंगे, वो भी इसी ही ब्लड के साथ जो है वो मूवमेंट करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज एम्बोलिज्म। अब अगर खुदा ना ख्वास्ता ये सर्कुलेटिंग पार्ट जाके किसी ब्लड वेसल में जहां पे आके ट्रैप हो जाए, तो ट्रैप होने के बाद अब आगे जो ब्लड की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब आगे ब्लड जो है वो नहीं मूव करेगा। सो आगे जो टिश्यूज है वहां तक ये मसला आ सकता है। किस वजह से हुआ, हो सकता है एट्रियल फिब्रिलेशंस की वजह से हो। एट्रियल फिब्रिलेशंस क्या चीज है, इर्रेगुलर हार्ट बीटिंग को कहते हैं। इर्रेगुलर हार्ट बीट की वजह से जो है ये मसला आ सकता है, इसको एट्रियल फिब्रिलेशंस कहते हैं। हो सकता है हार्ट वॉल रिप्लेसमेंट की वजह से हो, हार्ट वॉल रिप्लेसमेंट की वजह से भी ये मसला हो सकता है, जिसमें हार्ट वॉल को जो है जब रिप्लेस किया जाता है, पेसमेकर को रिप्लेस किया जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। रिसेंट हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है। रिसेंट हार्ट अटैक हुआ था एक शख्स को, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, इनकी वजह से भी ये मसले क्रिएट हो सकते हैं। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है। तो इनकी वजह से ये मसले आ सकते हैं, इनकी वजह से ये थ्रोम्बस बनता है, इनकी वजह से ये थ्रोम्बोसिस होती है। मीन कि अगर कोई डिटैच ब्लड क्लॉट है और आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेशन कर रहा है, तो उनकी सर्कुलेशन की वजह से ये मसला आ सकता है। अब अगर वो जो है वो ब्लड क्लॉट वो किसी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर दे, तो उनको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अब थ्रोम्बोसिस जो है वो क्या करेगा, वो ओकल्जन कॉज करेगा, ओकल्शंस कॉज करेगा या ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। ओकल्शंस कहते हैं द क्लोजिंग ऑफ एन ओपनिंग। ये एक ओपन पॉइंट था, ये हमारे साथ एक ओपनिंग पॉइंट है, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, इसको वो बंद कर सकता है, दैट्स कॉल्ड इज ओकल्शंस। अब अगर खुदा ना ख्वास्ता ये थ्रोम्बस हमारी जो ब्लड वेसल्स ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं, अगर वहां पे वो क्रॉस कर ले तो हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक। अगर ब्लड वेसल्स इन ब्रेन इज ब्लॉक्ड देन वी कॉल देम स्ट्रोक, इसको स्ट्रोक कहा जाता है। फिर स्ट्रोक में हमारे पास जो है एक है ब्रेन हैमरेज जिसे कहते हैं, इसको ब्रेन हैमरेज कहते हैं, जिसमें ब्लड वेसल जो है इन ब्रेन रप्चर हो जाएगी। ब्लड वेसल्स इन ब्रेन रप्चर्स, जब वो रप्चर हो जाती है तो उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो ब्लीडिंग की वजह से वो ब्रेन का जो सेंसिटिव पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और इससे इंसान की डेथ हो सकती है। दूसरा जो मसला होता है वो है माइनर इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है। माइनर इस्कीमिया लेक ऑफ द ब्लड कॉज कर सकता है। माइनर इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल इज ब्लॉक। अब जिस जगह पे ब्लड वेसल ब्लॉक हुई है वहां तक अगर ब्लड नहीं पहुंच रहा तो ये मसला हो जाएगा। इसका एक टेस्ट होता है, इसको कहते हैं फास्ट। इफ स्टैंड फॉर फेस,
इसकी अगर फेस को देखा जाए तो वन साइड जो है वो स्लाइटली हैंगिंग पोजीशन में होता है। ए स्टैंड फॉर आर्म, वो दोनों आर्म को स्ट्रेट ऐसे नहीं पकड़ सकता। ए स्टैंड फॉर स्पीच, स्लर्ड आवाज होगी उसकी जो है जुबान वो अटकी होती है। और टी स्टैंड फॉर टाइम, इसको पेशेंट को फौरन हॉस्पिटलाइज किया जाए ताकि फर्दर वहां पे इसकी ट्रीटमेंट शुरू हो। सो कहने का मतलब ये है कि अगर इन केस यही थ्रोम्बस ये ब्लड वेसल दिमाग में ब्लॉक कर दे तो उनको फिर स्ट्रोक कहा जाता है। और स्ट्रोक के लिए फिर डॉक्टर जो है डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं, उनके बाद जो है उसकी फिर ट्रीटमेंट करते हैं मसला हल करने के लिए। अब अगर इन केस खुदा ना ख्वास्ता ये कॉरिनरी आर्टरी को ब्लॉक करें, सो अगर कॉरिनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो गई, सो इसको हम क्या कहेंगे, कॉरिनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इसको कॉरिनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। कॉरिनरी आर्टरी क्या चीज है? हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमन हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्स, और इन 4 चेम्बर में से 2 हमारे पास आरिकल्स होते हैं और 2 हमारे साथ वेंट्रिकल होते हैं। आरिकल जो है वो साइज में स्मॉल है, थिन है, और वेंट्रिकल जो है वो साइज में लार्ज है और थिक होते हैं। सो ये हमारे पास जो है ये लेट सपोज ह्यूमन हार्ट है। अब ह्यूमन हार्ट जो है इसमें ब्लड जो है ह्यूमन हार्ट की अपनी ह्यूमन हार्ट जो है वो भी चूंकि कार्डियक मसल से बना हुआ है, वो भी कार्डियक मसल से बना हुआ है जिसको मायोजेनिक मसल्स कहते हैं, जिसको मायोजेनिक मसल्स कहा जाता है। तो इसको भी ब्लड की सप्लाई जो है वो उसको भी चाहिए हो। तो अब इसको ब्लड सप्लाई कौन प्रोवाइड करेगा? इसको ब्लड सप्लाई जो है ह्यूमन हार्ट की अपनी जो एयोर्टा है, आपकी जो राइट वेंट्रिकल है, यहां से जो एयोर्टा के पास ब्रांचेस निकली हुई है, सो एयोर्टा से जो है, एयोर्टा से यहां एक ब्लड वेसल निकली हुई है। वो ब्लड वेसल जो है आपके इस ब्लड वेसल के पास ब्लड लेके आती है ताकि हार्ट की जो अपनी मसल है उनको ब्लड की सप्लाई हो। सो इसको कॉरिनरी आर्टरी कहा जाता है। तो अगर खुदा ना ख्वास्ता ये कॉरिनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो आपके हार्ट की जो मसल्स हैं वहां तक ब्लड की सप्लाई जो है वो रुक जाएगी। इनकेस यहाँ पे हम कहते हैं कि एक क्लॉट आया हुआ है, दैट इज कॉल्ड इज कॉरिनरी थ्रोम्बोसिस, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। अब अगर इनकेस हार्ट अटैक हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब इनकेस यहाँ पे हार्ट अटैक हुआ है? तो उसका मेन जो है उसका सिम्टम ये है कि यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा एंजाइना पेक्टोरस। एंजाइना पेक्टोरस क्या चीज है? एंजाइना पेक्टोरस कहते हैं सेवियर पेन रेडिएटिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड स्प्रेड टुवर्ड द लेफ्ट शोल्डर, और ऑन द बैक साइड्स भी निकलेगा। सो यहां से पेन स्टार्ट होता है। क्यों? हार्ट आपके लेफ्ट साइड्स पे है, तो ये आपका आयोर्टिक आर्क भी लेफ्ट साइड्स पे है, तो इस वजह से स्लोली एंड ग्रेजुअली ये एरिया जो है आपका कभी कभार पूरा चेस्ट और बैक साइड्स पे यहाँ पे पेन शुरू हो जाता है। दैट्स इंडिकेशन ऑफ हार्ट अटैक। हमने पेशेंट को फौरन हॉस्पिटलाइज करना होगा। वहां पे क्या करते हैं? उनके लिए एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी क्या चीज है? ये हार्ट परफॉर्मेंस टेस्ट है। ये हार्ट परफॉर्मेंस टेस्ट है जिससे हार्ट की परफॉर्मेंस मालूम होती है। हार्ट में मालूम किया जाता है कि कहाँ पे जो है वो ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच रही। इंजेक्शन होता है, इसको इंजेक्ट किया जाता है, बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट होता है। सो जहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं होती तो हम टीवी कैमरा में इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैक एरिया है, सो वहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं पहुँच रही।
इसके बाद फिर डॉक्टर क्या लिख लेता है, एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी क्या है, ये स्टंट होता है। स्टंट होता है, मेटल से बना होता है और इसको इंसर्ट करना होगा। अब लेट्स सपोज ये हमारे साथ एक ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल्स में यहाँ नॉर्मली ब्लड की सप्लाई एक साइड्स पे हो रही है, लेकिन दूसरी साइड्स पे ब्लड की सप्लाई जो है वो यहाँ पे रुक गई है। तो स्टंट को इंसर्ट करने के बाद ये स्टंट सर्कुलेशंस करते हुए यहाँ पे पहुँच जाएगा। जब ये स्टंट यहाँ पे पहुँच जाएगा तो अब इसके बाद बर्स्ट सा हो जाएगा। जब ये बर्स्ट हो जाएगा तो तब उसके बाद ये ब्लड वेसल्स को ओपन कर लेगा और ब्लड की सप्लाई स्टंट के जरिए से मूव होगी। तो इस तरीके कार से इसको खोल दिया जाता है। सो यहाँ से ये नॉर्मली ब्लड सप्लाई है, लेकिन यहाँ पे रोक गई। क्यों रोक गई? क्योंकि यहाँ पे स्टंट, चूंकि थ्रोम्बस बना हुआ था तो थ्रोम्बस की वजह से ये ब्लड सप्लाई होगी और यहाँ पे ये स्टंट इंसर्ट हुआ। स्टंट इंसर्ट होने के बाद जो है स्टंट जो है वो पट जाएगा। पटने के बाद जो है ये जो थ्रोम्बस है इसको उन्होंने एक साइड्स पे हटा दिया। इसको साइड पे करने के बाद जो है ये सप्लाई ब्लड की स्टंट के अंदर से गुजरेगी और ये स्टंट, ये हमारे साथ जो बॉल पेन है उसका जो टिप होता है, उसके टिप पे एक छोटा सा बॉल लाइक होता है, उतने माइन्यूट पोर्स होता है ये, उसके जरिए से ये ब्लड की सप्लाई शुरू हो जाती है। ये आम किस्म के स्टंट। एडवांस किस्म के स्टंट जो है उसको जब यहाँ से इंसर्ट किया जाता है, दे लाइक जस्ट अ वैक्यूम क्लीनर। इसको यहाँ से वो सक करते हैं। ये जो यहाँ पे थ्रोम्बस बना हुआ है इसको कंप्लीटली सक किया जाता है। तो बिल्कुल नॉर्मल ब्लड सब जो वेसल्स हैं उनकी तरह इसको कंप्लीटली साफ किया जाता है। सो यहाँ से फिर नॉर्मल ब्लड की सप्लाई शुरू हो जाती है। ये स्टंट लगाने का तरीक़ाकार होता है। अब अगर इनकेस ये मसला भी इससे भी हल नहीं हो रहा तो फिर क्या करना होगा? फिर इसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी। इसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी, जिसको आम जुबान में हम कहते हैं बाईपास। इसके लिए बाईपास करना होगा। सो इसके लिए बाईपास जो है सबसे पहले डॉक्टर रॉबर्ट क्विड्स ने की थी। डॉक्टर रॉबर्ट क्विड्स इन्होंने की थी। सबसे पहले डॉक्टर रॉबर्ट क्विड्स, इसके साथ डॉक्टर मैकियल रोहमन, डॉक्टर रॉबर्ट क्विड्स, डॉक्टर मैकियल रोहमन, डॉक्टर जोर्डान हेलर, डॉक्टर जोर्डान हेलर और डॉक्टर रोनाल्ड डी। इन्होंने जो है सबसे पहला ओपन हार्ट सर्जरी किया था। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने इंटरनल मेमोरी आर्टरी को यूज किया था, उनको उन्होंने रिप्लेस किया था। बाद में एक दूसरा साइंटिस्ट है डॉक्टर रीनो फेवेलेरो। डॉक्टर रीनो फेवेलेरो इन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम इसमें सिफेनियस वेन को इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो लेग है यहाँ पे एक वेन होता है सिफेनियस वेन। सो इस सिफेनियस वेन का जो तरीक़ाकार होता है ब्लड सप्लाई का, वो बाई डायरेक्शनल है। सो मीन्स के ये ब्लड जो है ये यहाँ से स्ट्रेट भी जा सकता है और यहाँ से भी गुजर सकता है। सो उस सफेनियस वेन को यहाँ से काट दिया जाता है, इनको यहाँ से अलग किया जाता है
नॉर्मल ब्लड जो है वेसल उसको अपनी जगह पे छोड़ दिया जाता है ताकि वो वहाँ पे अपनी ब्लड की सप्लाई कर ले, और ये वाला पार्ट जो है इसको यहाँ से निकाल दिया जाता है। अब ये वेन एक ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि हमारी बॉडी में पाई जाती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अगर ये ब्लॉक है, ये ख़त्म हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से एक दूसरा कनेक्शन लेंगे और वो कनेक्शन जो है यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। ये सफेनियस वेन हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ब्लड की सप्लाई जो है ये यहाँ से कंटिन्यू होगी और आपके ब्लड वेसल्स, आपकी जो हार्ट है मसल, वहाँ तक ब्लड की सप्लाई शुरू करती है। ओपन हार्ट सर्जरी जो है ये हमारे पास इसमें दो है, एक है ऑफ पंप सर्जरी, ऑफ पंप सर्जरी है, और दूसरा है ऑन पंप सर्जरी। तो इस ऑफ पंप और ऑन पंप सर्जरी में क्या डिफरेंस है? ऑफ पंप एक मशीन है, उसको हम कहते हैं हार्ट लंग्स मशीन, हार्ट लंग मशीन, या इसको कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी बाईपास मशीन, कार्डियो पल्मोनरी बाईपास मशीन। सो कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन या हार्ट लंग मशीन जो है ये हमारे पास पाई जाती है। सो अगर हम इस हार्ट लंग मशीन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑन पंप सर्जरी, और अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड इज ऑफ पंप सर्जरी। ठीक है, क्यों हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसलिए हार्ट इज नॉट बीटिंग, और यहां पे हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे, बिकॉज हार्ट इज बीटिंग, हार्ट इज बीटिंग। तो इसी वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान, चूंकि टाइम ज़्यादा लगता है, इस पे कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो इसी बेसिस पे हम या तो इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा एक दूसरा साइंटिस्ट है, उसका नाम है डॉक्टर लुडविग रोहन। डॉक्टर लुडविग रोहन ने राइट वेंट्रिकल, ये वाला वेंट्रिकल यहाँ पे थ्रोप था, चोट था, जख्म था, उसकी करेक्शंस की थी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा दूसरे और साइंटिस्ट भी हैं जिसमें डॉक्टर विल्टन, लिलियो और डॉक्टर जॉन्स लीविस, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम किया हुआ है। हार्ट की सर्जरी के दौरान जो है जो प्रॉब्लम्स थे उसको उन्होंने ओवरकम करने की कोशिश की। सो ये डिफरेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने इस बाईपास में या इसकी कार्डियोलॉजी में बहुत ज़्यादा उन्होंने रोल अदा किया है ताकि इस हार्ट की जो मसले हैं इनके बाईपास वगैरह या ये जो स्टंट वगैरह है या वॉल रिप्लेसमेंट है इनको वो ठीक करवा सकें और इंसान की ज़िंदगी जो है वो बचा सकें। उसके बाद एक दूसरी डिसऑर्डर पे हम आते हैं। दूसरा डिसऑर्डर हमारे पास है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस एक होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस याद रखें ये ग्रीक वर्ड है और एथेरो कहते हैं हार्डनिंग को और स्क्लेरोसिस कहते हैं पॉरेज को। जो दलिया सा टाइप का नहीं होता उसके लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है। सो एथेरोस्क्लेरोसिस एथेरोमा से निकला है और एथेरोमा क्या चीज है? दैट इज द डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स in the form of cholesterols, in the form of cholesterol in blood vessel, इसको कहा जाता है। ये हमारे साथ एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, ठीक है, ये हमारे पास एक नॉर्मल ब्लड वेसल है। अब ये नॉर्मल ब्लड वेसल जो है इसके अंदर जो है नॉर्मली ब्लड की सप्लाई हो रही है, इसके अंदर नॉर्मल ब्लड की सप्लाई हो रही है। अब अगर इन केस
हमारी ब्लड के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा है। ये हमारे पास लाइपोप्रोटीन पाए जाते हैं। ये लाइपोप्रोटीन फिर क्या करते हैं, ये रिएक्शंस करते हैं। असल में लिपिड्स और प्रोटीन की रिएक्शन से बनते हैं हमारे पास दो प्रोडक्ट, एक होता है LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एक होता है HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है इसमें हाई कंटेंट्स ऑफ लिपिड्स पाया जाता है, और जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है इसमें लो कंटेंट्स ऑफ लिपिड्स पाए जाते हैं। ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है इसमें एक एग्जांपल है काइलोमाक्रॉन। अब ये काइलोमाक्रॉन बना हुआ है 99% ऑफ लिपिड से, और इसमें 1% जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। इसकी कॉम्बिनेशन से बना होता है। अब ये जो LDL है या इनके अलावा कोई और प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गया, ये हमारी बॉडी के ब्लड में सर्कुलेशन कर रहे हैं। यहां पे हमारी बॉडी के अंदर जो है फ्री रेडिकल्स भी पाए जाते हैं। ये फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये इस कोलेस्ट्रॉल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। जब ये कोलेस्ट्रॉल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो बॉडी को पता चल जाता है कोई तो एक्स्ट्रा मटेरियल आया हुआ है, तो वो टी लिम्फोसाइट्स को उस साइट पे भिजवा देती है। टी लिम्फोसाइट जब उसको मारने की कोशिश करते हैं तो वो इनके साथ खुद भी आके चिपक जाते हैं। जब ये इनके साथ चिपक जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे टी सेल्स भी आ गया, इन टी सेल के साथ अब मैक्रोफेज आ जाते हैं ताकि वो इनकी फेगोसाइटोसिस करें और इनको खा जाए। लेकिन ये प्रोसेस फेल हो जाता है और यहाँ पे कंटिन्यूसली इनकी डिपोजिशन होती है। कंटिन्यूस डिपोजिशन की वजह से ये डायमीटर जो है वो स्लोली ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। तो अब यहाँ पे ब्लड की सप्लाई जो है एक छोटे से मैनू डायमीटर वाली कम जगह पे आ गई। सो दैट्स कॉल्ड इज एथेरोस्क्लेरोसिस। जबकि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का जो मसला होता है दैट इज सिंपली ड्यू टू एजिंग। एज की वजह से होता है। वक्त के साथ साथ इंसान की जब उम्र बढ़ती रहती है तो उसकी जो ब्लड वेसल्स है उनकी जो थिकनेस है, उनकी जो इलास्टिसिटी है, उनकी ब्लड वेसल की जो लचक है वो स्लोली ग्रेजुअली जो है वो इफेक्ट हो रही है, तो उसकी वजह से भी ये मसला आ सकता है। अब ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये एडोलेसेंस की एज से भी हो सकती है। एडोलेसेंस मीन उस वक्त जो है जवानी के टाइम पे कोलेस्ट्रॉल लेवल चूंकि ज़्यादा होती है। अब इनकी वजह से है जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये हाइपरलिपिडेमिया की भी वजह से बन सकता है, हाइपरलिपिडेमिया की वजह से भी मसला आ सकता है। ये सिगरेट स्मोक की वजह से भी हो सकता है, या ये हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है। सो इनकी वजह से इसकी एथेरोस्क्लेरोसिस की चांसेस 7 टाइम बढ़ जाते हैं। अब एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ या एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, करना क्या है? वही प्रोसेस है कि हम इसमें स्टंट लगा दें ताकि उसको ओपन कर लें। स्टंट के जरिए से, बाईपास के जरिए से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन पता कैसे चलेगा? जब आपकी जो सर्विकल रीजन है, जो आपका बेक है, जब वो जो है वो पेन शुरू हो जाए या डिजीनेस आ जाए या आपकी प्रॉपर मस्कुलर एक्टिविटी जो है उसमें रिजिडिटी आ जाए, उनकी वजह से जो है ये फिर मसला आता है। और कैरोटिड आर्टरी जो है उसमें भी अफेक्ट हो सकता है। कैरोटिड आर्टरी वो आर्टरी है जो कि आपकी नेक एरिया में जो है ब्लड की सप्लाई कर रही है। इसको फिर हम एक्सरसाइज से भी कम कर सकते हैं, खुराक में हम एहतियात करेंगे ताकि हम इतना कोलेस्ट्रोल वगैरह वो ना खाएं। दूसरा जो है यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम। इसमें एक मसला है दैट्स कॉल्ड हाइपोप्लासिया। हाइपोप्लासिया कहते हैं कि व्हेन one of the ventricle fail to develop. When one of the ventricle fail to develop, that is called as hypoplasia.
इसको हाइपोप्लासिया कहा जाता है। ये कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम है, ये पैदाइशी मसले आते हैं, जेनेटिकली प्रॉब्लम आते हैं। इस तरह के पेशेंट जो है वो जिंदा नहीं रह सकते। हार्ट वाल में प्रॉब्लम आ सकता है, हार्ट की मसल में प्रॉब्लम आ सकती है, बाइकस्बिड ट्राइकस्बिड भी इफेक्ट हो सकता है, सिमिलर वाल भी इफेक्ट हो सकता है। कई किस्म की कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम आती है। एक दूसरी कंडीशन है, उसको ब्लू बेबी कहते हैं या इसको साइनोसिस भी कहा जाता है। ब्लू बेबी या साइनोसिस क्या है? हम कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चेम्बर से बना हुआ है, जिसमें 2 आरिकल 2 वेंट्रिकल है। आरिकल थिन है, स्मॉल है, वेंट्रिकल थिक है, लार्ज है। लेकिन अगर बीबी जिस टाइम पे गेस्टेशन पीरियड होती है, मीन्स कि जब वो मदर की यूटेरस में होता है, तो उस वक़्त बीबी को ब्लड कौन देता है? सवाल ये है। तो उस वक़्त बीबी को ब्लड जो है वो मदर की तरफ से तैयार ब्लड उसको मिल रहा होता है। मदर की तरफ से उसको तैयार ब्लड जो है उसकी सप्लाई होती है। तो इसका अब तरीक़ाकार क्या होता है जी? हमारे पास है राइट आरिकल, ये लेफ्ट आरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे एक वॉल सा होता है, उस वॉल को कहते हैं फोरामन ओवेल। फोरामन ओवेल का काम क्या है? जिस वक्त बीबी ये गेस्टेशन टाइम पे है, तो मदर की तरफ से उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। तो उस वक्त राइट आरिकल जो है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आरिकल से डायरेक्टली जो है वो लेफ्ट आरिकल में गुजरेगा। लेफ्ट आरिकल में एंटर होने के बाद ये जाएगा, लेफ्ट आरिकल में आने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से डायरेक्ट जाएगा आयोर्टा में और डिस्ट्रीब्यूट होगा, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वो ब्लड ये यहाँ राइट वेंट्रिकल में नहीं आ रहा। नॉर्मली तो ब्लड हम कहते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आरिकल में आता है, राइट आरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से चूंकि ब्लड लंग्स में जाता है। तो बीबी चूंकि अब खुद तो सांस नहीं ले रहा, उसको तो मदर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है प्लेसेंटा के जरिए से। तो उस वक्त ऑक्सीजनेटेड होता है वो ब्लड राइट आरिकल से डायरेक्ट लेफ्ट आरिकल, लेफ्ट आरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से एओर्टा और डिस्ट्रीब्यूट। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड उस बच्चे के राइट आरिकल से डायरेक्ट राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, तो बच्चा अपनी पहली सांस शुरू कर लेता है। जब अपनी पहली सांस लेता है तो उस वक्त ये मशीनरी अब खुद वो स्टार्ट कर रहा है। उस वक्त अब ये बीबी, एक तो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाएगा, यूट्रस में टेम्परेचर था और या लेबर रूम में टेम्परेचर था, उसकी वजह से अब बच्चा जो है वो इंतहाई ही तेजी के साथ, शोर के साथ रोना शुरू कर लेता है, जिसकी वजह से इसको वाल्स कभी कभार ये रिमेन्स ओपन हो जाएंगे। जब ये रिमेन ओपन हो जाएंगे तो इसकी वजह से इसका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है। इसको हम ब्लू बीबी कहते हैं या साइनोसिस। वक्त के साथ साथ ये वाल खुद बहुत बंद हो जाएगा। अगर ये बंद नहीं हुआ तो इसको स्टंट के जरिए से बंद करवाया जाता है, ताकि अब माइनर सर्जरी के जरिए इसको ब्लॉक किया जाता है। दूसरा हमारे पास एक और डिसऑर्डर है और वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? जब ब्लड प्रेशर का लेवल नॉर्मल से एक्सीड हो जाए। अच्छा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? 120/80। 120 क्या है? सिस्टोल है। 80 क्या है? डायस्टोल है। अगर इससे वो इंक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन जो है, अगर हम फीमेल्स की बात कर लें, फीमेल्स कब? 45 ईयर्स के बाद। तो 45 ईयर्स के बाद फीमेल 160/95 आ जाता है। 160/95 किस में? ये फीमेल्स की बात हो रही है, तो ये हाइपरटेंशन बन जाएगा। और अगर हम मेल की बात करें तो मेल में 140/95 आ जाएगा। तो अब ये जो फीमेल एट एज ऑफ 45 ईयर हो चुकी है,
मसला आ सकता है। हाइपरटेंशन जो है वो इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड है। हाइपरटेंशन में हमारे पास दो टाइप्स है। एक इसके अंदर है प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन जो है इसका कोई भी मेडिकल कॉज नहीं है, दे डोंट हैव एनी मेडिकल कॉज। तो 90 to 95% हाइपरटेंशन क्या है? प्राइमरी हाइपरटेंशन है। दूसरा जो है वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है इसके फिर मेडिकल काजेज होते हैं। मीन हो सकता है कि कहीं पे किडनी में कोई प्रॉब्लम्स आया हुआ है, या हो सकता है कि इसमें जो है उसकी मेन ये भी हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गई हो, हार्मोन्स की सिक्रीशंस का भी मसला हो। हाइपरटेंशन से हमें कैसे पता चला कि हाइपरटेंशन हुई है? जब हेडेक हो, जब हेडेक हो तो समझे कि हाइपरटेंशन का मसला है। या सोमनोलेसेंस हो, सोमनोलेसेंस हो। सोमनोलेसेंस कहते हैं एक्सट्रीम डिजायर टू स्लीप। इस पेशेंट का जो है ये स्लीप को ज़्यादा मूड करेगा, या वो कंफ्यूजन हो, वो प्रॉपर जो है कोई डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ करने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो रही है। इनके अलावा नाज़िया, वोमिटिंग, सो ये कंडीशन भी इसके साथ होती है। या इसके अलावा डबल विजन, रेटिना जो है प्रॉपर फिक्स नहीं हो रहा, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये हाइपरटेंशन क्या काज कर सकती है? हाइपरटेंशन जो है वो रिस्क फैक्टर इंक्रीज करती है स्ट्रोक की, उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है हाइपरटेंशन की वजह से। इसके अलावा हार्ट अटैक काज कर सकता है। इसके अलावा जो है एट्रियल एन्यूरिज्म, बल्गिंग कर सकता है, बल्गिंग ऑफ आर्टरी कर सकता है, एनलार्ज हो सकती है आर्टरी। या इनके अलावा रीनल किडनी फेल्योर भी हो सकती है। तो इनके साथ ये सारी चीज़ें जो है रिलेटेड है। इनकी ट्रीटमेंट अगर हम प्रिवेंशन का लें तो एक्सरसाइज वगैरह डेली बेसिस पे करनी चाहिए, डाइट पे थोड़ा सा हम कंट्रोल करना चाहिए। एक होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन जो है इतना सवेयर मसला नहीं होता है जितना कि हाइपरटेंशन का मसला होता है। हाइपोटेंशन जो है वो फिजियोलॉजिकल स्टेट होती है जिसमें इंसान की डिजीनेस होती है, कभी कभार फेटिंग वायर आती है। सो इसके अलावा चेस्ट पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ब्रीथ में मसला आ सकता है, इरेगुलरिटी ऑफ द हार्ट बीट हो सकती है। ये सारे इसके प्रॉब्लम्स के साथ आ सकते हैं। इसके साथ वाइंड अप कर लेते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।